Okay guys, so we are starting with geography section of our book now. Okay, हम लोगों ने जो है हिस्ट्री में ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, in which we looked at the emergence of British colonialism in India and then how it impacted at the, we looked till the point, British colonialism and its impact on rural society and everything was examined. Okay, अब हम लोग जब ज्योग्राफी में शुरू करने वाले हैं, we are going to start with our resources. ओके तो रिसोर्सेज बेसिकली हैं क्या? तो वेल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, ह्यूमन नीड्स, ओके, एंड आर ऑफ वैल्यू टू अस ह्यूमंस. ओके, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद वो सारे एलिमेंट जिनका कि कोई ना कोई यूज है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, और जिनकी कोई वैल्यू है हमारे लिए, वो सभी रिसोर्सेज कहलाते हैं. और इस हिसाब से अगर देखो तो ह्यूमन बींग्स खुद में भी रिसोर्सेज हैं. वाई? बिकॉज हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो स्किल है, उस सब का यूज क्या होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जो मटेरियल्स हैं उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने में उसका यूज होता है. इस तरीके से ह्यूमन्स जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि रिसोर्सेज हैं. ओके, तो अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल हमारे नेचर में मौजूद जो है वो रिसोर्स तब होता है और इस प्रोसेस से होता है जबकि हम ह्यूमंस जो हैं इसका कुछ ना कुछ यूज खोज लेते हैं और उस यूज के की जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वाटरफॉल है, राइट, पानी का झरना है, तो ठीक है पानी गिर रहा है नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन वहीं पर अगर मान लो कि हम उससे जो है अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का काम अगर शुरू कर दें, राइट, अगर मान लो कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जिसके थ्रू जो है हम उसी पानी के उस गिरते हुए पानी के फोर्स को हार्नेस करके जो है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो अब इससे क्या हो गया, अचानक से जो वाटरफॉल जो था, जो इससे पहले तक कोई रिसोर्स नहीं था एज सच, अब वो अचानक से रिसोर्स बन गया, राइट. इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन क्या रहा? तो वेल वी इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी विच वाज नीडेड टू हार्नेस द पावर फोर्स ऑफ दैट वाटरफॉल, राइट, एंड टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से जो भी नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में जो इनका यूज होता है तो वो जो है इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करते हैं, राइट. लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, कुछ केसेस में इस्थेटिक वैल्यू भी होती है. इस्थेटिक वैल्यू मतलब किसी भी सुंदर चीज़ को देख के जो हमको आनंद मिलता है, तो मान लो कि उसका रुपये में हिसाब तो ऐसा सच नहीं हो सकता, लेकिन वो इस्थेटिक वैल्यू जो प्लेजर हमें मिली, दैट इज़ इस्थेटिक वैल्यू. ठीक है, जैसे कि मान लो कि माउंटेन वगैरह में अगर आप जाते हैं या समुद्र के किनारे जब आप बैठते हैं तो आपको आनंद आता है, राइट. उस आनंद की कोई कीमत नहीं होती है एज सच, लेकिन फिर भी वो एक वैल्यू तो जनरेट कर रहा है. तो अब आगे हम बात करते हैं कि ह्यूमन नीड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ह्यूमन नीड्स के सेटिस्फैक्शन से ही जो है रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए वो हैं. तो अगर हम ह्यूमन नीड्स की बात करें तो ह्यूमन नीड्स भी जो है दुनिया में सब जगह एक जैसी नहीं रही है, राइट. वो जो है बदलता रहता है समय के साथ, जो है जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर भी वो बदलता रहता है. और जिस तरीके से मान लो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों ने जो है तरक्की की है, उस हिसाब से हमारे नीड्स का जो दायरा है, रेंज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. ओके, और इसी के आधार पर मान लो कि नीड्स जो हमारी ज़्यादा बढ़ी हैं, जो हमारी नीड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का यूज जो है उसका पैटर्न भी चेंज होता गया है. ओके, तो नीड ऑफ रिसोर्सेज जो है, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स की क्या नीड है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें वो जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. की फैक्टर्स इसमें से हैं जैसे कि द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ ए रीजन, कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की नीड्स क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है. इसके अलावा देयर नॉलेज, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका नॉलेज लेवल क्या है. नेक्स्ट थिंग, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पजेस, किस तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास उपलब्ध है. अब इसे मान लो कि अफ्रीका में जो है बहुत सारे मिनरल्स का डिपॉजिट था भाई, सोना, गोल्ड, डायमंड्स एंड एवरीथिंग, राइट. लेकिन जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो वहाँ पर रहने वाले नेटिव्स थे, उनके लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, राइट, क्योंकि उनको उनका यूज ही नहीं पता था. जब यूरोपियन सेटलर्स वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जो है उन रिसोर्सेज को, मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया, तो अचानक से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वो बन गए. दैट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. दूसरी तरफ देखो तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका काफ़ी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, काफ़ी जो है अच्छे तरीके से वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जो है अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके पास जो है रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है. इसके अलावा जो है अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंस और यूज की बात करूँ तो वो टाइम के साथ बदलता रहता है. फॉर एग्जांपल, एक टाइम था कि इंडिया में फॉरेस्ट वगैरह जो था वो क्या था, वो टिम्बर और फायरवुड का सोर्स था.
जो आसपास में रहने वाले लोग थे वो अपनी लकड़ी की ज़रूरतों के लिए और साथ साथ जलावन की ज़रूरतों के लिए जो है उसके ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, एक तो मान लो कि एक काफ़ी डेवलप्ड जो है फर्नीचर इंडस्ट्री तो हो ही गई, रेलवेज वगैरह में भी इनिशियली काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था उस टिम्बर का, राइट। लेकिन इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे और वन जीव हैं उन सब का भी संरक्षण हो रहा है, साथ साथ उसकी वजह से टूरिज़्म वगैरह काफ़ी होता है, उससे ढेर सारा इनकम हो जाता है। तो इस तरीके से देखो तो रिसोर्स जो है वो सिर्फ किसी चीज़ या किसी वस्तु को रेफर नहीं करता है, वो जो है इसके एक फंक्शन या इसकी एबिलिटी को रेफर करता है, राइट। बेसिकली रिसोर्स इज द फंक्शन और एबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। अब रिसोर्सेज को तो थोड़ा बहुत हमने समझ लिया, राइट। रिसोर्सेज आर बेसिकली अ फंक्शन ऑफ नेचुरली और resources are a function of available substances or things to satisfy human needs। ठीक है। अब रिसोर्सेज के टाइप की बात अगर करें तो रिसोर्सेज के नेचर के आधार पर आप इनको 3 तरह के हिस्सों में बांट सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। चलो अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले सबसे पहले हम लोग। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया, तो वेल ऑल द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सीधा साधा मतलब बनता है कि नहीं, कि सारे रिसोर्सेज जो कि हम नेचर से हासिल करते हैं वो क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और ओरिजिन के आधार पर कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कैसे हम इनको प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर इसको जो है फिर बांटा गया है बायोटिक रिसोर्सेज में और अबायोटिक रिसोर्सेज में। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, तो वेल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिसोर्सेज हम हासिल करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं वो जो है बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो जैसे फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ, ग्रासेस, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट, ये सब क्या है, ये सब जो है बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और वो जो है सिर्फ हमारे डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई करने में एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, उनमें ये भी कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके से रिप्रोड्यूस और रीजेनरेट कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड के अंदर में, और इस तरीके से वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं। ऑफ कोर्स देखो एक कंडीशन है यहाँ पर कि सर्टेन पीरियड में अपने आप को रिन्यू या रीजेनरेट कर सकते हैं। अगर हम उसको इतना तेज़ी में ख़त्म ही करना शुरू कर दें कि वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए तो फिर रिन्यू होने का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो कि पूरा का पूरा जंगल आपने एक ही बार में ख़त्म कर दिया, ठीक है, तेज़ी में आपने लकड़ी काट के ख़त्म कर दिया, तो अब क्या होगा, दोबारा वहाँ पर फॉरेस्ट का डेवलप होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक में नए प्लांट्स वहाँ पर पैदा हो पाएंगे उससे पहले ही क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन वगैरह के थ्रू जो है वहाँ की मिट्टी ही बर्बाद हो जाएगी, दोबारा फॉरेस्ट वहाँ पर नहीं आ पाएगा। Okay, so we will talk about that apart which comes under sustainability in the later section. Okay, अब हम बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज समझ गए। ऑल द रिसोर्सेज which are obtained from living organisms are biotic resources. They can reproduce or regenerate within a certain period of time, and that is why they can also be called renewable resources. दूसरी तरफ अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन लिविंग या फिजिकल इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स, राइट, ये सारे जो हैं अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो हम जो है इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इनमें से कुछ जो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि मिनरल्स वगैरह, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। अगर आपने सारे आयरन ओर को निकाल लिया खोद के तो ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर आयरन ओर बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है वो, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके हो गए। दूसरी तरफ जो है जैसे वाटर और एयर है तो ये तो रिन्यूएबल है, राइट, ये भी अबायोटिक रिसोर्सेज है। दूसरी तरफ रिन्यूएबिलिटी की चर्चा हो चुकी है, तो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर भी जो है रिसोर्सेज को आप, नेचुरल रिसोर्सेज को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गए, तो वेल कुछ रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट है, विंड है, वाटर है, सैंड है, इनको आप काफ़ी ज़्यादा यूज करो फिर भी ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हो दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड सप्लाई में है और वो घट जाते हैं यूज के बाद, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस या रीजेनरेट कर सकते हैं सर्टेन पीरियड के अंदर, जैसे कि प्लांट्स वगैरह के बारे में हमने बात किया, एनिमल्स वगैरह के बारे में बात किया। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को जो है हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है चेंज हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से जो है सर्कुलेशन में मौजूद हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
इसके अंदर जो है बेसिकली आपके बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो भी शामिल होते हैं। दूसरी तरफ मान लो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कि कंप्लीटली एग्जॉस्ट अगर हो जाएंगे यूज होते होते, तो फिर जो है उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। या बेसिकली ये कहते हो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको आप लगातार यूज करते रहोगे तो वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड देन दे दोज कुड नॉट बी रिप्लेस्ड, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जॉस्टेबिलिटी एक पार्ट हो गया, और चूँकि एग्जॉस्टेबल है ये, इसीलिए जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। तो इसमें जितने भी आपके मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर या फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गैसेस वगैरह, ये सब इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको कि आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह को जो है अभी के टाइम में हम रिसाइकल कर सकते हैं। देखो ये नॉन रिन्यूएबल हैं लेकिन ये रिसाइकलेबल हैं। ठीक है, लेकिन फिर फॉसिल फ्यूल्स को आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम आपके जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में जल चुका है फ्यूल के तौर पर, अब उसके धुएं से दोबारा हम पेट्रोल नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ये रिसाइकल भी नहीं हो सकते हैं। अब इसके अलावा जो है रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन का एक और बेसिस होता है, दैट इज़ on the basis of stage of development. So we will talk about this and other remaining segment of this chapter in the next lesson. Until then, just go through this section, read up to non-renewable resources, okay? And if you have any doubt, you can always post your questions in the group, okay? Bye bye.